वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौर में आपका स्वागत है। अभी चैप्टर क्या है, संगत की हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। संगत या टक्कर की सारी थ्योरीज हो गई थी। अभी क्या एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, एक तरफ से हम देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या है। दिया गया है ताप, वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग। इसमें देखो टकराने के बाद में ये नहीं दिया गया है कि ये प्रत्यास्थ है अप्रत्यास्थ है, ये क्लियर नहीं दिया गया है। तो हमें ये पता है प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो। सब में क्या है, संवेग संरक्षित रहे। अगर उसमें बल नहीं लगाया जा रहा है तो संवेग संरक्षित रहता है। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर की बात की जा रही है। प्रत्यास्थ टक्कर में मैंने क्या बताया था, अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं प्रत्यास्थ में। क्लियर हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन, रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा। तीसरा नंबर क्या है, साधारण प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान होता है। अगर देखो साधारण प्रत्यास्थ गुणांक है, वैसे तो पूर्णता प्रत्यास्थ गुणांक का मान कितना होता है। अगर पूर्णता प्रत्यास्थ है, पूर्णता प्रत्यास्थ अगर है तो ई की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। ठीक है, अगर साधारण है तो ई से थोड़ी सी 1 से थोड़ी सी कम रहेगी वैल्यू। अगर साधारण है, साधारण प्रत्यास्थ है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊष्मा के रूप में वो निकलेगा ही उसकी ऊर्जा। ठीक है, आगे क्या ऑप्शन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान, ई बराबर कितना होता है, 1 के होता है पूर्णता प्रत्यास्थ, इसका ए हो जाएगा। आगे कह रहा है पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्णता अप्रत्यास्थ अगर पूर्णता अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो हमने क्या पढ़ा था, ई बराबर किसके होता है, 0 के होता है। अगर पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर है तो ई बराबर किसके होता है, 0 के। इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम द्रव्यमान का एक कण v वेग से गति कर रहा है और दूसरी 2m द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रारंभ में जो प्रारंभ में स्थिर है से सीधे प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग क्या होगा। अब ये बताओ, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है। 2m वाला पिंड जो है, एक m द्रव्यमान है हमारा छोटा, और ये 2m द्रव्यमान है। ठीक है, ये वेग इसका स्थिर है, ये स्थिर अवस्था में ये भी वेग से आ रहा है। तो ये टक्कर के बाद में इसका क्या वेग बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि इतना बड़ा द्रव्यमान है, इसके दुगने द्रव्यमान का ये पिंड है। तो उसके बाद में इसका जो वेग है वो खत्म हो जाएगा। इसका u u1 u2। ठीक है, तो इसका v1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या, पहला वाला जो पिंड है वो क्या है, स्थिर अवस्था में आ जाएगा लड़ने के बाद में, क्योंकि जो शक्ति होगी ना इसकी, जो वेग की शक्ति होगी वो इसको प्रदान कर देगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इससे क्या हो जाएगा, इसका वेग जो है 0 हो जाएगा। वो द्रव्यमान की वजह से है, क्योंकि अगर बराबर द्रव्यमान के होते तो जरूर बदल जाता, लेकिन इसमें तो यह मैं इतना इसके दुगना द्रव्यमान का पिंड है, इसलिए उसमें गति नहीं बचेगी। आगे क्या कह रहा है, दो समान द्रव्यमान की गेंदें आमने सामने समान वेग से पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं। टक्कर के बाद दोनों रुक जाएंगी, वेगों का आदान प्रदान होगा, एक रुक जाएगी, दोनों चिपक जाएंगी। दोनों समान द्रव्यमान की गेंदें आमने सामने वेग से पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर कर रही हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वेगों का आदान प्रदान होता है। क्लियर हो गया, बी नंबर हो जाएगा। वेगों का आदान प्रदान होता है। कैसे आदान प्रदान हो रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा था, पूर्णता प्रत्यास्थ होगा, पूर्णता अगर प्रत्यास्थ है ई बराबर 1 के हो जाता है। समान अगर द्रव्यमान हो, हमने ये पढ़ा था थ्योरी में, समान अगर द्रव्यमान होता है तो जो u1 होता है वो v2 के बराबर हो जाता है, और जो u2 है वो किसके बराबर हो जाता है, v1 के। दोनों के जो तुम्हारे वेग हैं वो आपस में परिवर्तित हो जाता है। पहले का जो प्रारंभिक वेग था वो दूसरे का अंतिम वेग हो जाता है, और जो दूसरे का प्रारंभिक वेग था वो पहले का अंतिम वेग हो जाता है। क्लियर है, ये बताया था उसमें थ्योरी में, अगर समान द्रव्यमान के हैं और पूर्णता प्रत्यास्थ है। आगे क्या कह रहा है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है जब, संवेग संरक्षण का नियम तभी लागू होगा जब उसमें कोई बाबल नहीं लगाया जा रहा होगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उसमें बाबल लगाया जा रहा है तो संवेग संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है।
9वां नंबर कह रहा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में सुरक्षित रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है तो हमने क्या बताया था, संवेग हर जगह सुरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है इसमें। केवल क्या रहेगा? संवेग। संवेग संरक्षित रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है तो उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, केवल संवेग संरक्षित रहता है। आगे ऑप्शन पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन है प्रत्यास्थ चक्कर में संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ चक्कर में क्या संरक्षित है? केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रत्यास्थ चक्कर होगी, प्रत्यास्थ चक्कर में क्या होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यास्थ चक्कर के लिए ई का मान क्या होता है? प्रत्यास्थ चक्कर के लिए ई का मान क्या होता है? ई बराबर 1 के होता है। यदि ई बराबर 0 है तो टक्कर होगी, अगर ई बराबर 0 है तो टक्कर क्या होगी? पूर्णतः अप्रत्यास्थ होगी। 12 का बी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर का चलती वस्तु स्थिर समान द्रव्यमान से प्रत्यास्थ टक्कर करे तो पहली वस्तु रुक जाएगी, दोगुने वेग से लौट जाएगी, समान वेग से लौट जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। चलती वस्तु, जैसे मान लो ये चल रही है वस्तु, ये चल रही है और ये क्या है, विरामावस्था में थी और दोनों के समान द्रव्यमान थे। हमने क्या पढ़ा था, पहले का जो प्रारंभिक वेग होता है वो अंतिम का, इसमें क्या पूछेगा? पहली वस्तु का मतलब v1 की वैल्यू पूछेगी, लड़ने के बाद में v1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? u2 की हो जाएगी। और u2 क्या था? 0 था। क्वेश्चन में दिया गया एक वस्तु चल रही है, दूसरी वस्तु समान द्रव्यमान की क्या है? रुकी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगा और दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे तो u1 बराबर v2 की हो जाएगा, u2 बराबर v1 की हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था? v1 मतलब पहले वाले का अंतिम वेग की, लड़ने के बाद में टक्कर होने के बाद पहले वाले का अंतिम वेग क्या होगा? v1 बराबर किसके हो जाएगा? u2 के। और u2 क्या है? ये दूसरी वाली वस्तु क्या है? रुकी हुई थी। क्लियर हो गया? इसी वाले से, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर वाले फार्मूले से, क्योंकि u1 बराबर किसके होता है? v2 के, और u2 बराबर v1 के होता है। इसमें v1 पूछा था तो v1 किसके बराबर हो जाएगा? u2 के। u2 क्या है? 0 है, क्योंकि दूसरी वाली जो वस्तु है वो रुकी हुई है, स्थिर समान द्रव्यमान की वस्तु से टकरा रही है। क्लियर हो गया? 14 नंबर कह रहा है संवेग की एसआई इकाई क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग p बराबर होता है mv के। p बराबर किसके होता है? mv के। m क्या है? किलोग्राम, और ये मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? एसआई मात्रक हो जाएगा। आगे कह रहा है बा बल शून्य होने पर कुल संवेग, बा बल अगर शून्य है तो कुल संवेग क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है या स्थिर रहता है। 15 नंबर कह रहा है m1 अगर m2 से काफी ज्यादा है होने पर हल्की वस्तु रुक जाएगी, विपरीत दिशा में लौटेगी, भारी को रोक देगी, स्थिर रहेगी। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये m1 द्रव्यमान है, ये बहुत बड़ा है और m2 इतना छोटा सा है, जब इनका टक्कर होगा तो m1 m2 का पीछे नहीं जाएगा? कभी कभी देखा होगा ट्रक की टक्कर अगर मान लो किसी छोटी गाड़ी से हो जाए या ठेलिया से हो जाए तो मोटरसाइकिल से तो पीछे भगेगी ना मोटरसाइकिल वगैरह, क्योंकि वो इतनी हल्की होती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में वापस जाएगा, क्योंकि m1 जो है बहुत बड़ा है m2 से। क्लियर हो गया ऑप्शन? आगे क्या कह रहा है 16 नंबर, काइनेटिक एनर्जी का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाए तो टक्कर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का कुछ भाग अगर ऊष्मा में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? कुछ भाग। आगे भी देखो, दो चीजें हैं, एक क्या होता है अप्रत्यास्थ और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ में होगा तो क्या होता है, कुछ भाग जो होता है गतिज ऊर्जा का, कुछ भाग इसका गतिज ऊर्जा का के का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में या प्रकाश के रूप में निकल जाता है। लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ में क्या है? गतिज ऊर्जा एक प्रकार से शून्य हो जाती है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा गतिज ऊर्जा का लॉस हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अगर गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बदल जा रहा है तो टक्कर किसको बोलेंगे? आंशिक अप्रत्यास्थ बोलेंगे। ठीक है। 17 नंबर कह रहा है आपको ई का सूत्र है, ई का सूत्र होता है v/u, नहीं, सापेक्ष पृथक्करण वेग बटे सापेक्ष सन्निकट वेग, यही सही है। देखो ई बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2, ये पढ़ा है। इसको हिंदी में इन दोनों को क्या क्या बोल देते हैं? देखो, ये सन्निकट वेग, मतलब सन्निकट जब निकट आए मतलब पहले वेग, जब इनका
ये लड़े नहीं थे, सन्निकट आ रहे थे, निकट आ रहे थे तब का वेग, तो क्या बोलते हैं इसको? सन्निकट वेग। सन्निकट वेगों का अंतर। ऊपर क्या है? पृथक्करण वेग। पृथक्करण वेग, क्योंकि v1 v2 क्या है? जब ये दोनों लड़ चुके हैं, लड़ने के बाद में गए हैं ना, लड़ने के बाद में जो वेग है उनके, तो वो क्या होगा? पृथक्करण वेग हो गया। ऐसे याद रखना, मतलब अंतिम वेग क्या है? लड़ने के बाद पृथक हुए हैं, एक दूसरे से अलग हुए, तो पृथक्करण वेगों का अंतर। और नीचे क्या है? जब सन्निकट मतलब पास आए, सन्निकट वेगों का अंतर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 18वां नंबर कह रहा है ई बराबर 1 हो तो, देखो ई बराबर 1, ई सॉरी ई ग्रेटर देन 1, क्या ई ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं, असंभव है। ई का मान या तो फिर 1 होगा या 1 से कम होगा, कभी भी 1 से ज्यादा, 1 से कम होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये असंभव है। ई की वैल्यू 1 सबसे ज्यादा क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इसका क्या है? असंभव हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है पूर्णतः प्रकाश चक्कर में काइनेटिक एनर्जी हानि अधिकतम है। देखो पूर्णतः प्रकाश चक्कर में जो हानि है वो अधिकतम तब होती है जब दोनों का द्रव्यमान समान नहीं होता है। क्लियर? ये लाइन याद रखना कि जो पूर्णतः प्रकाश चक्कर है उसमें गतिज ऊर्जा का जो ह्रास है वो सबसे ज्यादा कब होता है? जब उनके द्रव्यमान समान नहीं होता है। अगर उनके द्रव्यमान दोनों के समान है तो सबसे कम गतिज ऊर्जा का हानि होती है। क्लियर? पूर्णतः प्रत्याश में अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा हानि कब होती है, तो जब दोनों के द्रव्यमान भिन्न होते हैं। और सबसे कम हानि कब होती है गतिज ऊर्जा की? जब दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। आगे कह रहा है 20 नंबर टक्कर का समय बहुत कम होने पर बल बहुत कम लगेगा, बहुत अधिक लगेगा, शून्य लगेगा या स्थिर लगेगा? टक्कर का समय बहुत कम होने पर बल, देखो संवेग P बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है P बराबर mv के। क्लियर? P बराबर mv के। हम क्या है? m इजी का t का गुणा कर दे और t का भाग दे दे, तो ये क्या आ गया? इसको v अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं हम? a इंटू टी। a क्या है? f है, f गुणते एफ डॉट टी, ऐसे लिख दो, कोई नहीं। P बराबर क्या आ गया फार्मूला? एफ डॉट टी। अब इसमें क्या कह रहा है फार्मूले में? देखो संवेग संरक्षित रहता है, हमें पता है प्रत्यास्थ संघट्ट हो या कोई भी संघट्ट हो उसमें संवेग संरक्षित रहता है। आप क्या? टक्कर का समय बहुत कम होने पर बल। अच्छा ये बताओ संवेग संरक्षित है, मान लो यहाँ पे पहले 100 था, ठीक है, और यहाँ पे समय बहुत कम हो गया, टक्कर का समय कम हो गया, तो क्या बल नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं ना, ये तो बदलेगा ही नहीं ना। ये मान लो 50 हो जाएगा तो ये 2 सेकेंड हो जाएगा। मान लो कि ये जो समय है बहुत कम है, 2 सेकंड, पहले 10 सेकंड था, पहले 100 था तो 10 सेकंड था, 10 सेकंड तक समय लग रहा था, समय ज्यादा था तो बल भी कम था। लेकिन जैसे ही समय कम हुआ तो क्या है? बल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसको संवेग संरक्षित रखना है, यहाँ 100 तो लाना ही लाना है, संवेग संरक्षित है कुल मिला के। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर समय घटेगा तो क्या है? बल बढ़ेगा। क्लियर हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर संवेग संरक्षित है तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? 1/t के। क्लियर? क्योंकि ये संवेग संरक्षित है, F 1/t चला जाएगा। समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो बल घटेगा, और समय अगर घटेगा तो बल बढ़ेगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? टक्कर का समय बहुत कम होने पर बल बहुत अधिक हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है संवेग परिवर्तन बराबर होता है, संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? एफ डॉट टी के। क्लियर? अभी देखा है एफ क्रॉस टी के हो जाएगा ये ऑप्शन। 22 नंबर कह रहा है गतिज ऊर्जा हानि अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा की हानि अधिकतम कब होती है? हमने बताया था अधिकतम कब होती है? लगभग गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है लगभग, मतलब सबसे ज्यादा कब होती है? जब पूर्णतः अप्रत्याश होता है। पूर्णतः अप्रत्याश में गतिज ऊर्जा की हानि सबसे अधिक होती है। क्लियर? यदि गतिज, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि गतिज ऊर्जा की हानि शून्य है तो टक्कर है। गतिज ऊर्जा की हानि शून्य है तो टक्कर कौन सा होता है? पूर्णतः प्रत्याश, क्योंकि पूर्णतः प्रत्याश में गतिज ऊर्जा क्या है? बराबर रहती है, उस गतिज ऊर्जा क्या है? संरक्षित रहती है। क्लियर हो गया? पूर्णतः प्रत्याश होता है तो गतिज ऊर्जा क्या है? संरक्षित रहती है, यानी कि गतिज ऊर्जा का ह्रास एक भी नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गतिज ऊर्जा का ह्रास सबसे ज्यादा कब होता है? पूर्णतः अप्रत्याश में, और सबसे कम कहाँ पे होता है? या ना के बराबर होता है या शून्य होता है?
कहाँ पे होता है? प्रत्यास्थ में। पर पूर्णता प्रत्यास्थ अगर होगा तो गतिज ऊर्जा की जो हानि है वो कितनी होगी? शून्य होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है वहां पे? संरक्षित रहती है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? संवेग किस प्रकार की राशि है? संवेग सदिश राशि है। क्लियर? संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुलेट ब्लॉक समस्या सामान्यता होती है। बुलेट ब्लॉक समस्या मतलब मान लो कोई गोली यहाँ से चली, ठीक है, कोई गोली यहाँ से चली और यहाँ पे लकड़ी का गत्ता था, इसमें जाके धंस गई और रुक गई, तो इसको क्या बोलते हैं? बुलेट ब्लॉक। तो बुलेट ब्लॉक समस्या किस पे आधारित है? पूर्णता अप्रत्यास्थ पे। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि गोली जो मारी जा रही है, जो धंसती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्णता अप्रत्यास्थ होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा लगभग उसकी शून्य कर देता है उसकी। ठीक, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है ना इसकी। क्लियर हो गया? तो इसका जो इसमें क्या सुनिश्चित रहता है? केवल संवेग सुनिश्चित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णता अप्रत्यास्थ। 26 नंबर कह रहा है यदि काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, यदि गतिज ऊर्जा 100% नष्ट हो जाए तो टक्कर होती है। देखो 100% नष्ट हो जाए, मैंने बताया था ना, गतिज ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है, मतलब सारी गतिज ऊर्जा उसकी नष्ट हो गई। किसमें? पूर्णता अप्रत्यास्थ में। गेंद मान लो इधर से बुलेट चलाई गई, गोली गई और कहाँ पे धंस गई? एक लकड़ी में या किसी बोरी में जिसमें मोरम मोरम भरी थी, उसमें धंस गई जाके, तो वो रुक जाएगी जाके, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी जो गतिज ऊर्जा थी उसकी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। 100% क्या गतिज ऊर्जा नष्ट होगी। अब 100% गतिज ऊर्जा नष्ट हो गई तो वो किसमें होती है? पूर्णता अप्रत्यास्थ में। पूर्णता अप्रत्यास्थ में 100% जो गतिज ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है, और 0% मतलब शून्य गतिज ऊर्जा का ह्रास किसमें होता है? पूर्णता अप्रत्यास्थ में। क्लियर? आगे कह रहा है समान द्रव्यमान प्रत्यास्थ टक्कर में वेग दोगुना हो जाता है, वेग आधा हो जाता है, वेगों का आदान प्रदान होता है। हमने पढ़ा था ना भाई इधर पे, पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर है और दोनों के जो द्रव्यमान है वो बराबर है, तो उनके वेगों का आदान प्रदान होता है। मतलब जो पहले का वेग था वो दूसरे का अंतिम वेग हो जाएगा, जो पहले का अंतिम वेग था वो दूसरे का प्रारंभिक वेग हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आदान प्रदान होता है केवल। आगे क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। यह 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड से पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के बाद दोनों का संयुक्त वेग क्या होगा? संयुक्त वेग क्या होगा? अच्छा ये बताओ, पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या? ये एक दूसरे में चिपक गए, ये हमेशा याद रखना। पूर्णता अप्रत्यास्थ में क्या होता है? जैसे मान लो ये जा रही है, बुलेट गई, लकड़ी में धंस गई, इसके बाद ये बोरी में धंस गई, बोरी है तो बोरी में धंस गई, मतलब ये दोनों का मिलान हो गया, ये चिपक गए आपस में, हमेशा ही होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? 2 किलोग्राम का एक पिंड है, कितने किलोग्राम का? 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का एक पिंड है, कितने वेग से चल रहा है? u1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? एक m2 द्रव्यमान कितना? 3 kg का, जो क्या है? स्थिर अवस्था में, यानी कि u2 किसका हो जाएगा? 0। u1 मतलब इसका प्रारंभिक वेग, u2 इसका प्रारंभिक वेग। तो पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर होती है, मतलब दोनों चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में क्या है? मान लो ये द्रव्यमान था m1, ये m2, ये m1 ये m2, दोनों लड़े, ऐसे हो गए, अब ऐसे हो गए ना, तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 + 2, यानी अब टोटल कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम हो जाएगा ना जुड़ने के बाद में। और इसका वेग निकालना हमें कि इसका वेग क्या होगा। हमने क्या पढ़ा था? पूर्णता प्रत्यास्थ हो चाहे जो हो भाई, लेकिन संवेग क्या? संरक्षित ही रहेगा, संवेग से कलाकारी नहीं। गतिज ऊर्जा तो गड़बड़ हो सकती है कि प्रत्यास्थ में भैया गतिज ऊर्जा में हानि होगी ही नहीं, उसका संरक्षित रहेगा, यानी कि पहली की गतिज ऊर्जा बाद की गतिज ऊर्जा दोनों बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्यास्थ में आ जाओ तो इसमें गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है पूरी तरीके से। केवल क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है, कोई दिक्कत नहीं, हम संवेग संरक्षित का लगा लेंगे। इसका संवेग P1, इसका संवेग बाद में P2 बराबर किसके? P के, मतलब बड़े वाले संवेग के बराबर हो गया। क्लियर? इसका संवेग और दोनों मिलकर बड़ा पिंड बने, इसका संवेग क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस इसका m2 u2। पढ़ा है संवेग, mv तो होता है संवेग का फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा? m v लिख देते हैं, ठीक है। m1 2 किलोग्राम, u1 की वैल्यू 4 है,
प्लस M2 की वैल्यू 3 है और U2 क्या स्थिर था जो 0 है क्योंकि स्थिर था वो, बराबर M की वैल्यू 5 क्योंकि चिपक गए तो 5 हो गया और V की वैल्यू आपको निकालनी। क्लियर? तो 4 दूनी 8, ये तो 0 ही हो जाएगा। 4 दूनी 8 बराबर 5V के, तो V बराबर क्या आएगा 8/5 यानी कि 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो दोबारा से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दिया था एक 2 किलोग्राम का पिंड है जो 4 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रहा है। एक भाई छोटा सा रखा हुआ पिंड था, कौन सा, 3 किलोग्राम का, जो स्थिर था, रुका हुआ था, उसमें आके लड़ गए भाई साहब। फिर क्या बोला, ये पूर्णतः अप्रत्याश है, मतलब क्या चिपक जाएगी, पूर्णतः अप्रत्याश है तो चिपक के आगे जाएगी, कितने वेग से आगे बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो एक चीज हमें पहले माइंड में ये आनी चाहिए, अगर हमें पेपर में ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ऑप्शन दे दिया गया आपको, दे दिया ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड, बी दे दिया 4, सी दे दिया 3.2 और डी दे दिया 1.6। मान लो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में एग्जाम में, मान लो 3, 4, 3.2 और 1.6, आपको आंखें बंद करके 1.6 मार देना चाहिए। क्यों? खुद से घर की तरह सोचो, ये 2 किलोग्राम का पिंड था, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, और ये 3 किलोग्राम का पिंड है, मतलब भारी पिंड रखा है और ये स्थिर है, ये रुका हुआ है। कोई छोटी चीज 4 मीटर पर सेकंड की वेग से आ रही है और इतनी बड़ी चीज से अगर लड़ रहा है, ठीक है, अगर मान लो इतनी बड़ी चीज से लड़ रहा है तो उसका वेग क्या होगा, वेग कम होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं ना, बढ़ेगा तो नहीं ना। रुको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा सही से। अगर मान लो ये पिंड है, ठीक, ये 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और ये स्थिर है, यानी कि U2 बराबर क्या है 0 है, ये स्थिर है, तो इसका वेग लड़ने के बाद में दोनों एक साथ हो जाएंगे तो इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा? हमें पता है ना कि ऊर्जा का ह्रास होगा, क्योंकि भाई अब अभी तक ये तो 2 ही किलोग्राम था, अब 3 वाले को लेके साथ में चलना है और इसके पास में अपनी कोई गति है ही नहीं, तो ये 4 मीटर से था, ये स्लो नहीं होगा। मान लो कोई, हम मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी ने बोल दिया यार भाई पेट्रोल खत्म हो गया है, धक्का मार दो, तो हम जब धक्का मारेंगे या उसको खींचेंगे तो हमारा वेग कम होगा कि नहीं उतनी ताकत में? अगर मैं 4 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा था तो मैं किसी को खींचने लगा या उसको साथ में लेके चलने लगा तो वेग कम होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? तो अगर आपको ऑप्शन 4, 5, 6, 1.6 ऐसे दे दिया जाए पेपर में तो 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो पहले ही था और ये मिल गया तो यानी कि इसका वेग कम होना है। 5 होगा नहीं क्योंकि वेग बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई वेग है ही नहीं। 6 हो नहीं सकता है तो 1.6 होगा। तो ये कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही दे देता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस दिमाग लगाओ कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो क्या है, वेग उसका घटेगा। अगर मैंने देखा कि सारे ऑप्शन क्या है बढ़ने ही वाले हैं, मतलब कि इसका वेग बाकी सारे गलत ही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे अभी क्लियर हो गया ना? हमने कुछ नहीं किया, संवेग संरक्षण का फार्मूला किया है, पहले का संवेग P1 दूसरे का संवेग P2 और जब दोनों जुड़ गए बाद में तो उसका संवेग ले लिया। क्लियर? संवेग क्या होता है, mv होता है, P बराबर mv के, मतलब द्रव्यमान उड़ते वेग, तो हमने m1v1 प्लस m2v2 ले लिया बराबर mv के, इन दोनों की वैल्यू रख दी, इसका ये 0 रख दिया, ये दोनों जुड़ने के बाद में कितने हो गए 3 + 2, क्योंकि 5 किलोग्राम का हो गया ना जुड़ने के बाद 5 किलोग्राम हल कर लिया। क्लियर? अब इसको साफ कर लेते हैं। बाबू कितना टाइम हुआ है? अरे जल्दी टाइम हो गया यार। हाँ खत्म तो हो जाएगा, जल्दी चैप्टर होने लगे तो हो गया। फिर कह रहे थे जल्दी चैप्टर अगर खत्म होने लगे तो फिर हो गया। देखो हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर,
1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर समान द्रव्यमान वाले 1 किलोग्राम की स्थिर गेंद से 50 टक्कर करती है, तो पहले गेंद का अंतिम वेग क्या होगा? कितना, देखो सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या बोला, 1 किलोग्राम की कोई गेंद है, दूसरी भी 1 किलोग्राम की गेंद है, ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी, और ये क्या था, इसका U1 हो जाएगा, और ये क्या है, स्थिर थी, दूसरी गेंद स्थिर थी, ठीक है। तो उसने अब बताया कि जो टक्कर है वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। अब ये बताओ, पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो उसने पूछ लिया पहले वाला जो पिंड है उसकी अब गति क्या हो जाएगी। हमने क्या बताया था कि दोनों की गति बदल जाती है, इसकी जो दूसरी वाली गति होगी, यानी कि इसकी अगर गति हम निकालें टकराव के बाद तो क्या हो जाएगी, इसकी गति ले लेगा, और इसकी जब मैं ये V2 हो जाएगा, और इसकी अगर मैं अंतिम गति निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक गति हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि दोनों गतियों का आदान प्रदान हो जाता है, कुल नहीं, ऐसे याद रखो, इसका U1 था, इसका U2 था, इसका V1 है हो जाता है, इसका V2 हो जाता है बदलने के बाद में, कोई नहीं, बस क्रॉस कर दो, बस क्लियर। थ्योरी में ऐसे पढ़ाया था, यानी कि U1 बराबर इसके हो जाएगा V2 के, और V1 बराबर U2 के हो जाएगा, क्लियर। तो V1 की वैल्यू पूछी गई थी, उसने पूछा था कि पहले वाले पिंड का जो अंतिम वेग होगा या टक्कर के बाद जो वेग होगा वो क्या होगा, तो V1 बराबर इसका हो जाएगा U2 के, और U2 क्या था, स्थिर था, क्लियर। अब यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कहोगे यार इतना भारी क्वेश्चन दे दिया, छोड़ दो, टाइम टेकिंग नहीं होते क्वेश्चन यार, केवल समझने का रहता है। लो अब आपका 0 आ गया आंसर, वो केवल फंसाता है आपको एग्जाम में, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड की दीवार से टकराकर 15 मीटर पर सेकंड की वेग से वापस लौटती है, तो पुनर्स्थापन गुणांक E का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, किसी दीवार में ऐसा मारा जाता है, 20 मीटर पर सेकंड की मदद से मारा जाता है, और 15 से वापस आता है, ठीक है। तो कितने से मारा जा रहा है, 20 U1, U कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, वापसी किसमें आ रहा है, वो 15 मीटर पर सेकंड में, क्लियर हो गया। तो इसमें पूछ रहा है आपसे E की वैल्यू क्या होगी। E बराबर क्या मैंने बताया था, E बराबर बताया था हमने पहले सन्निकट, मतलब पहले का वेग कितना है 20, और बाद का वेग कितना है 15, क्लियर हो गया। क्योंकि देखो दीवार में जब लड़ रही ना, इधर से मान लो कोई गेंद फेंकी जा रही है, तो दीवार का वेग कितना है, 0 है, क्योंकि दीवार थोड़ी ना चल रही है, केवल दीवार चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का हमने बताया था कि सन्निकट वेगों का अंतर मतलब 20 - 0, और उसके बाद में 15 - 0 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि ये तो स्थिर है तो इसका हो गया 0, तो इन दोनों का वेग पहले कितना वेग था, 20 से गई है, वापस कितने से आई है, 15 से, क्लियर। तो 15/20 हो गया, 5 से काट दो, 5 को 20, 5 3 15, 0.75 के बराबर हो जाएगा, क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ई बराबर क्या होता है, सन्निकट वेग बटे, ई बराबर हमने पढ़ा ही था यार, ये देखो ई बराबर क्या पढ़ा था, V2 - V1 बटे U1 - U2, तो बस यही करना है। इसका मान लो पहले वाले का वेग मैंने मान लिया 20, और U2 क्या, दीवार का 0 है, वैसे उसका 15 हो गया, और दीवार का कितना है 0, ये क्लियर हो गया ना, सॉल्व कर लोगे, सिंपल। आगे क्या कह रहा है, किसी पिंड का संवेग 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 0 हो जाता है, और यह परिवर्तन 0.3 सेकंड में होता है, औसत बल क्या होगा। तो संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, देखो संवेग परिवर्तन बराबर होता है F क्रॉस T होता है, ठीक है। और ये संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, I के, इम्पल्स के बराबर होता है, वो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया है कि 12 से 0 हो गया, संवेग कितना था 12 था, उससे 0 हो गया है, बल कितना लगेगा पता करना है, और जो टाइम है वो 0.3 सेकंड लगा है, कोई दिक्कत नहीं,
12 बराबर एफ डॉट 0.3 दशमलव उठा 0 उठा 4, एफ बराबर कितना आ गया 40 न्यूटन के। क्लियर हो गया। कोई जब ज्यादा कुछ तो था नहीं, संवेग परिवर्तन हुआ, संवेग परिवर्तन हुआ क्या होता है एफ का, ठीक है। संवेग कितना है 12 से 0 हो गया तो 12 माइनस 0 बराबर एफ टी की वैल्यू 0.3 रख दी। क्लियर हो गया। इसका 40 न्यूटन आएगा। आगे क्या कह रहा है 32 नंबर, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 6 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर पिंड से 50 टक्कर करता है, तो हल्के पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है 3 किलोग्राम का एक पिंड है, मतलब m1 बराबर कितना दे दिया 3 किलोग्राम, ठीक है। उसका जो वेग है u1 कितना दिया है आपको 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे को m2 बराबर कितना दिया है 1 किलोग्राम की पिंड है, और इसका क्या है ये स्थिर है। सबसे पहली बात क्या है स्थिर है। अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर होते तो हम वही क्रॉस वाला फार्मूला लगा देते हैं कि बस बदल दो कहानी खत्म। लेकिन इसमें देखो 3 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम का है, तो इसमें लगेगा नहीं। इसके बाद कह रहा है 50 टक्कर हो रही है, तो हल्के पिंड का अंतिम वेग, तो इसका भी कोई कुछ ना कुछ वेग होगा v1, इसका भी वेग होगा v2, लेकिन पूछ क्या रहा है v2 पूछ रहा है, मतलब हल्के पिंड का वेग पूछ रहा है। हल्का पिंड क्या 1 किलोग्राम का हल्का पिंड होता है ना। अभी क्लियर हो गया ना, ना हमें इसका अंतिम वेग पता है पहले वाले का, ना दूसरे वाले का पता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हल्के पिंड का, किसका हल्के पिंड का, यानी कि m2 वाले का हमें अंतिम वेग पता करना है v2 का, ठीक है। हमने क्या जब थ्योरी पढ़ी थी तो 50 सेकंड में हमने पढ़े थे फार्मूले। इसको करने का एक तरीका और है, पहले हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएं, फिर गतिज ऊर्जा के संरक्षण का नियम लगाएं, दोनों को फिर समीकरण बना के हल करें, वो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए क्या डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। इसमें क्या है दूसरे वाले का पूछ रहा है तो v2 बराबर फार्मूला होता है m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, ये फार्मूला होता है। क्लियर। तो v2 हमें निकालना है। यहाँ पे देखो u2 बराबर कितना है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस 2 m1 की वैल्यू कितनी है 3, m1 प्लस m2 3 प्लस 1 4 हो गया, और u1 की वैल्यू कितनी दी गई 6। सिंपल सा हो गया, 2 दूनी 4 2 त्रिका 6, v2 बराबर कितना आ गया आपका 3 त्रिका 9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 9 मीटर पर सेकंड। ये बताओ जैसे क्वेश्चन जब पेपर में पूछ देते हैं ना, लड़का कहता है बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ नहीं था, आपको केवल फार्मूला याद रखना था कि नहीं, केवल 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 से 20 सेकंड में ये लग जाएगा। फार्मूले में रख दिया हमने u2 की वैल्यू कितनी थी 0, बाकी वैल्यू रख के हल कर लिया। क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 8 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है तथा 2 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड 2 मीटर पर गति से विपरीत दिशा में चल रहा है। 50 चक्कर के बाद भारी पिंड का वेग क्या होगा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले 4 किलोग्राम, m1 बराबर कितना दिया गया है 4 किलोग्राम, तो इसका u1 मतलब इसका जो वेग है वो कितना दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। m2 बराबर आपको दिया गया है 2 किलोग्राम, और इसका u2 जो दिया गया है वो वेग क्या दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड के बराबर दिया गया है। क्लियर। ठीक है। प्रत्याश टक्कर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्याश टक्कर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या पूछा है भारी पिंड का द्रव्यमान, मतलब भारी पिंड का वेग पूछा है, ठीक है। एक चीज और है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब 4 वाला इधर आ रहा है तो 2 वाला इधर आ रहा है विपरीत दिशा में। तो अगर इसका वेग मैं प्लस में लूंगा तो इसका वेग मुझे किस में लेना पड़ेगा माइनस में। क्लियर हुआ, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। क्लियर। बस इतना सा फर्क है, विपरीत इसमें वर्ड विपरीत नहीं दिया गया था इसलिए दोनों क्या है प्लस में ले लिया था, लेकिन इसमें क्या विपरीत दिया गया है, एक दूसरे के विपरीत है, तो एक का वेग मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। आगे क्या पूछा है भारी पिंड का वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा टकराव के बाद में। कोई दिक्कत नहीं। तो v1 का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है 2m1, एक सेकेंड, इसका हमने वेग पढ़ा कितना v1 बराबर क्या होता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1
प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फार्मूला पढ़ा हमने, जब v1 की बात की जाती है v1 और क्या आता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 u2 हो जाता है। क्लियर। v1 की वैल्यू हमें निकालनी है, m1 की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस 2 बटे इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, u1 की वैल्यू कितनी 8 है प्लस 2, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी होगी 2 बटे 4 प्लस 2 इंटू u2 वैल्यू कितनी माइनस का 2। क्लियर। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, v1 आ जाएगा आपका इधर कितना हो जाएगा 2 बटे 6, 2 बटे 6 गुणते 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 बटे 6 गुणते माइनस का 2। क्लियर। तो तिरका 6, 2 तिरका 6, तो v1 आ गया आपका 8 बटे 3 माइनस 2 दूनी 4, 4 बटे 3 माइनस होने के बाद आ जाएगा आपका 4 बटे 3, यानी v1 बराबर आएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.33। अब ये क्वेश्चन तो हो गया था, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली 400 मीटर पर सेकेंड की गति से 2 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर ब्लॉक में धंस जाती है, तो संयुक्त वेग क्या होगा। संयुक्त वेग क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पहले क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, ठीक है। तो यानी कि m1 कितना दे दिया है गोली का 0.2 किलोग्राम की गोली है, ठीक है। उसका जो वेग है u1, पहले वाले का वेग क्या है u1 कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर, मतलब m2 कितना दिया गया है 2 किलोग्राम, मतलब एक ये गोली है, यहाँ पे स्थिर कोई पिंड था 2 किलोग्राम का, उसमें जाके किया, तो इसका जो m2 होगा, मतलब इसका जो प्रारंभिक जो गति थी वो क्या होगी 0, क्योंकि स्थिर दिया गया है, ये वाला स्थिर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछा है संवेग, संयुक्त संवेग क्या होगा, मतलब इसमें जब गोली घुस जाएगी उसके बाद में ऐसे मान लो गोली इतनी तेज घुसेगी 2 किलोग्राम का झटका लगेगा, थोड़ा बहुत तो गति करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। तो वो पूछ रहा है कि संयुक्त संवेग क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संवेग से चल नियम में P1 पहले का संवेग प्लस दूसरे का संवेग बराबर पूरे का संवेग, क्योंकि इसमें धंस गया, अगर अलग अलग जाता तो इसी को अलग अलग ले लेते संवेग, क्योंकि मान लो गोली अलग चली गई, ये अलग चला गया, अलग तो जा नहीं रहा है एक साथ, ये तो संयुक्त संवेग इसका निकालना है। P1 क्या हो जाएगा m1u1 प्लस P2 क्या हो जाएगा m2u2 बराबर, इधर क्या होगा बड़ा वाला m ले लेते हैं और v ले लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये संवेग पूछा ही है P। अब क्या हो गया m की वैल्यू 0.2 इंटू 400 प्लस m2 की वैल्यू 2 और 0, u2 वैल्यू कितना है 0 और P आपसे पूछा है संयुक्त संवेग। दशमलव हटा, इधर 0 बढ़ा, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 80 बराबर P। तो आंसर कितना आ जाएगा P, संयुक्त संवेग क्या आ जाएगा 80 क्या आ जाएगा। क्लियर। ओह सॉरी, संयुक्त वेग पूछा था इसमें, संयुक्त वेग अभी क्या है संयुक्त संवेग आ गया, अगर पूछा जाता संयुक्त संवेग क्या हो जाता है तो P कितना आ जाता 80 के, लेकिन अगर संयुक्त वेग पूछा गया तो m इधर लगा देंगे mv बराबर 80, मतलब इसमें 10 गया तो टोटल इसका m कितना हो जाएगा द्रव्यमान, 2 तो पहले था, 2 का पिंड थी था और 0.2 की आ गई इसमें गोली, तो कितना आ गया 2.2 किलोग्राम, इतना ही हो जाएगा। तो 2.2 इंटू वी बराबर 80 है, v बराबर 80 अपॉन 2.2, वैसे तो ये आएगा 339 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, लेकिन ये 40 के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ नहीं था इसमें दिया था कि एक जो गोली है उसका द्रव्यमान कितना 0.2 किलोग्राम का है और उसका वेग जो 400 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा द्रव्यमान 2 किलोग्राम का है जो स्थिर है, और स्थिर है तो उसका u2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गोली आके इसमें धंस गई, धंसने के बाद में इसका वेग हुआ, कुछ ना कुछ वेग होगा, ये तो रुका था धंसी तो थोड़ा सा चलाया होगा इसने, क्योंकि इतनी तेज गोली आ रही है। तो हमने देखा संवेग संचलन के नियम से क्या होता है P1 प्लस P2 बराबर P क्या हो गया, लगा दिया m1u1 प्लस m2u2 बराबर mv क्या हो गया, हमने संयुक्त संवेग निकाल लिया, P कितना आ गया
80 के। अब P और R 80 के आ गया, तो अब ये संयुक्त संवेग में क्या होता है, संवेग में मतलब पूरा जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो टोटल कितना था, ये 2 किलोग्राम था, इसमें जो गोली है वो घुस गई है। अब गोली घुस गई तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2 + 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.2, तो 2.2 ले लिया और वेग ले लिया इसका और निकाल लिया आंसर। क्लियर हो गया। आगे आपसे क्या पूछ रहा है, यदि अनुस्थापन गुणांक जो पुनर्स्थापन गुणांक जो है ई की वैल्यू दी गई 0.8 और सन्निकट वेग 5 मीटर पर सेकंड हो तो पृथक्करण वेग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ई बराबर दिया गया आपका 0.8, हमने ई बराबर पढ़ा था पृथक्करण वाला ऊपर और सन्निकट वाला नीचे, बताया था कि नहीं बताया था। ई बराबर पृथक्करण वाला वेग आपसे पूछ रहा है v अंतिम वेग प्रकार से, और सन्निकट वाला आपको वेग दिया गया कितना, सन्निकट वाला वेग दिया गया 5, ई की वैल्यू हमने रख दी 0.8, तो v बराबर कितना आ गया 8.40, 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ई की वैल्यू दी गई थी, पृथक्करण वाला पूछा था, सन्निकट वाला आपको दिया गया था। पृथक्करण होता है, सन्निकट होता है, ये पढ़ा ही था। आइए क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 पिंड हैं, जिनमें पहला 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, दूसरा स्थिर है। पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर होती है तो गतिज ऊर्जा की हानि कितनी होगी। पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर होती है तो गतिज ऊर्जा की हानि कितनी होगी। कोई बात नहीं, पहला पिंड दिया गया है, m1 बराबर कितना दिया गया है 5 किलोग्राम और m2 बराबर भी दिया गया है 5 किलोग्राम। क्लियर हो गया। पहले का वेग u1 कितना दिया गया है आपका 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, और u2 क्या है, स्थिर है वो, ठीक है, स्थिर है। तो गतिज ऊर्जा में हानि कैसे निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा में हानि कैसे निकाल लेंगे कि जो बाद की गतिज ऊर्जा है उसको पहले वाले से घटा दें, या पहले वाले बाद में से घटा दें। पहले हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं कि पहले गतिज ऊर्जा क्या थी, पहले टकराव से पहले गतिज ऊर्जा K1 क्या थी, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा दोनों जोड़ देंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ m की वैल्यू आ गई, हाफ m v स्क्वायर होती है ना, तो m1 u1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो हाफ m1 की वैल्यू कितनी है 5 और इधर u1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को 16 हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि, प्लस 1/2, इधर तो u2 बराबर 0 ही है तो ये 0 ही हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर। इधर ये कटा 8 आ गया, 8.40 मतलब 40 जूल आ गया। K1 बराबर 40 जूल निकाल लिया, मतलब जो प्रारंभिक इसकी गतिज ऊर्जा थी दोनों को मिला के वो कितनी थी 40 जूल थी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आगे देखेंगे। अब क्या हम लगाएंगे संवेग से क्षण के नियम इसमें, ठीक है। संवेग से पूर्णतः अपत्यास का मतलब क्या होता है, हमने पूर्णतः अपत्यास का मतलब बताया था कि पिंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पूर्णतः अपत्यास का बेसिक मतलब यही है कि दोनों पिंड क्या एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे लड़ने के बाद में जैसे इधर भग गया एक इधर भग गया, ऐसा नहीं होता है, दोनों क्या एक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें आगे लगाएंगे संवेग संचरण के नियम। संवेग संचरण के नियम हमें क्या कहता है, पहले का संवेग, दूसरे का संवेग और लड़ने के बाद में अंतिम संवेग, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये साथ में हो जाएंगे m1 प्लस m2 और वेग क्या हो जाएगा v। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया। पहले का संवेग, दूसरे का संवेग और दोनों जब जुड़ गए हैं, क्योंकि अपत्यास वो है टक्कर है, दोनों जुड़ गए हैं तो दोनों का जुड़ने के बाद में वेग। क्लियर हो गया संवेग। p बराबर क्या होता है mv होता है, mv। क्लियर। आगे देखते हैं, इसका द्रव्यमान कितना दिया 5, u1 की वैल्यू दी गई 4 आपको, प्लस इधर 5 उड़ते ये 0 दिया गया है। अब दोनों को जोड़ देंगे, m1 m2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और v की वैल्यू आपसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। v बराबर कितना आ जाएगा 5 को 20, तो ये तो जुड़े हो गया, ये बट्टे आ गया 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जुड़ के कितने की गति करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड की। तो अब अंतिम गति ऊर्जा निकाल लेंगे नहीं भाई साहब। अंतिम गति ऊर्जा क्या होता है, K2 बराबर आ गया आपका हाफ mv स्क्वायर। हाफ m कितना लेंगे सोचो, m से लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ गति कर रहा है। अंतिम में क्या है, दोनों जुड़ गए हैं और एक साथ गति कर रहे हैं। 5 का ये था, 5 का ये था, कितना हो गया 10 हो गया। और v की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 2, तो 2 दूनी 4, कट गया, कितना आ गया 20 जूल आ गया, ठीक है। पहले कितना था 40 जूल, अब कितना हो गया 20 जूल। इससे क्या पता चलता है, हमेशा ये देखो क्वेश्चन में समझा के, जब भी अपत्यास संघट होता है तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। देखो 40 से कहां पे पहुंच गया 20 से पहुंच गया। क्लियर हो गया। तो गतिज ऊर्जा की हानि कितनी हुई, डेल्टा K बराबर क्या आ जाएगा K1 माइनस
K2। तो ये पहले 40 था, अब कितना बचा है 20। तो 20 जूल की हानि हुई है। ठीक है, पहले 40 था, 20 बचा है, तो हानि होगी ना, कम हुआ है। क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं हो गया? कुछ नहीं था, हमें M1 U1 दिया गया था, M2 U2 दिया गया था। हमने पहले क्या है उसकी गतिज ऊर्जा निकाली कि पहले दोनों की गतिज ऊर्जा क्या थी, तो दोनों की गतिज ऊर्जा हम जोड़ देंगे। पहले कितने थे 40 जूल की। अब हमें क्या बाद की गतिज ऊर्जा निकालनी थी, तो बाद की गतिज ऊर्जा जब निकालेंगे तो हमें वेग चाहिए ना, दोनों जुड़ने के बाद में कितने वेग से चले हैं, वेग तो हमें पता नहीं था, तो वेग कैसे निकालेंगे? हमने लगाया संवेग संरक्षण का नियम, दोनों का संवेग जोड़ दिया और जोड़ने के बाद दोनों का संवेग। क्लियर हो गया? v की वैल्यू निकाल ली, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, निकाल के दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें हानि देखना था। पहले 40 था, फिर 20 हो गया, हानि हुआ था। अगर पहले 40 होता, बाद में 60 होता, तो उसमें लाभ होता। क्लियर है? बढ़ा है, इसमें तो हानि हुई है, हमेशा हानि होती है, बढ़ता नहीं, ऊर्जा कहीं अलग से थोड़ी ना आ जाएगी। पर समझाने के लिए एक बता रहा हूँ कि अगर लाभ और हानि कैसे पता करते हैं। क्लियर? आगे क्या कह रहा है 37 नंबर, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से पूर्व दिशा में तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 4 मीटर पर सेकंड की गति से उत्तर की ओर चल रहा है, तो कुल संवेग क्या होगा? कोई बात नहीं, पूर्व की दिशा में क्या चल रहा है, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान चल रहा है, वो कितने 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और उत्तर की दिशा में 3 किलोग्राम का पिंड चल रहा है, कितने से 4 मीटर पर सेकंड से। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले संवेग निकालें। संवेग क्या होता है? मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणा, सीधे 4 3 12, यहाँ पे 12 संवेग हो गया, इधर 5 गुना 10 संवेग हो गया। क्लियर? इधर क्या हो गया, पूर्व दिशा में चल रहा है, 5 गुना 10 हो गया, और 4 3 12 उत्तर दिशा। कुल संवेग क्या होगा? परिणामी संवेग क्या होता है? तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो अंडर रूट P1 12 बराबर 144 दशमलव 100, यानी क्या गया 244 के 15 के आसपास आएगा। 15 15 225 होता है, 16 सलाम 256। अब इसमें देखो कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, मतलब 16 तो दिया नहीं है, 22 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, तो लगभग 15 के लगभग के आसपास लिया, 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट कुछ, तो 15 ले लेंगे मोटा मोटी। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। अभी आगे देखेंगे, लिखा गया 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 3 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, चलकर 3 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड से उड़ता अप्रत्याश टक्कर करता है, संयुक्त वेग कितना होगा? क्लियर है? एक अभी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, इसमें क्या करना है अपने को, पहले संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लगा के दूसरे का वेग प्राप्त कर लेना है। क्लियर हो गया? क्योंकि अप्रत्याश से तो दोनों जुड़ जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम का पिंड है, तो छतरी का 18 हो गया इधर, और इधर 3 जीरो हो जाएगा, और इधर आगे क्या है, जब पूर्णता अप्रत्याश टक्कर हो गई तो क्या है, जुड़ जाएगा। मैं समझा देता हूँ, M1 कितना दिया गया है 6 किलोग्राम, M2 कितना दिया गया है आपको 3 किलोग्राम, इसका वेग दिया गया आपको 3 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो इसका संवेग कितना हो गया, छतरी का 18 हो गया, और दोनों का अप्रत्याश टक्कर, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाने के बाद 6 3 9 हो जाएगा, और इसका वेग पूछा है 9 दून 18, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, लगेगा यार बहुत टफ, कुछ नहीं है यार, संवेग संरक्षण का नियम लगाना, तो ये आपको पता ही है, ये जुड़ेगा जीरो ही हो जाएगा, इसमें छतरी का 18 हो ही गया है, और दोनों क्या है, पूर्णता दोनों पिंड क्या है, आपस में चिपक जाएंगे तो उनका जो द्रव्यमान है बढ़ जाएगा। द्रव्यमान कितना था 6 दिया था, इसका 3, तो 6 और 3 9 हो गया, और उसका वेग पूछा है, तो वी बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। सिंपल रहते हैं। मैं जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको लगता होगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, उतना बड़ा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा लग रहा है आपको। ये तो 30 सेकंड का 20 सेकंड की न्यूमेरिकल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्रैक्टिस करोगे, ये बताओ, कंपटीशन में आप बैठे हो, इसमें कुछ है, छतरी का 18 किया, इधर पता है कि ये जीरो हो जाएगा,
इधर दोनों जुड़ जाएंगे, 6 3 9 हो जाएगा, v बराबर 2 आ गया। 10 सेकंड नहीं लगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो, बस और कुछ नहीं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। आगे कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड के से तथा 2 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर पर सेकंड से विपरीत दिशा में चल रहा है। पूर्णापात टक्कर के बाद में संयुक्त वेग कितना होगा, ये भी निकाल लोगे आप मेरे हिसाब से। m1 दिया गया है, m2 दिया गया है, v1 दिया गया है। आप लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए -4 लोगे आप। क्या लोगे? -4, क्योंकि इसकी जो गति है वो कहाँ चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है। संयुक्त वेग पूछा है इसका, क्योंकि अपताश टक्कर जब होती है तो अपताश टक्कर में क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं, तो दोनों के पिंड के जुड़ जाएंगे। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m और v। कैपिटल में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों के द्रव्यमान जुड़ने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर ही देता हूँ। 3 दिया था, ठीक है, और 5 इसका वेग दिया था। इसका 2 किलोग्राम का पिंड विपरीत दिशा में, तो -4 ले लेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, इसलिए -4 ले लिया वेग। दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 और 3 5 हो गया, और वेग हमें निकालना है। क्लियर? तो 5 3 15, 4 दूनी 8 बराबर 5v। तो घटा इसमें बचा कितना? 7/5, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। आगे 41 नंबर कह रहा है 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड हैं, क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड कैसे चल रहे हैं। पूर्णतः 50% के बाद संयुक्त वेग क्या होगा? देखो कुछ नहीं दिया, सिंपल सा कितना दिया गया? m1 बराबर दिया गया आपको 5, m2 बराबर भी आपको 5 ही दिया गया है, u1 बराबर दिया गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और u2 बराबर दिया गया आपको -10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, जैसे ही आप संवेग संरक्षण का लगाओगे नियम, क्या होता है? P1 प्लस P2, ये आ गया 50 और ये माइनस का 50, तो ये क्या हो गया? 0 नहीं हो गया? जब ये 0 हो गया है तो सीधी बात है कि अप्रयास टक्कर के बाद में उसका जो वेग हुआ कितना होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि द्रव्यमान 0 होगा नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ लाओगे, यहाँ बटे हो जाएगा। तो जब यही 0 हो गया, इधर पे दोनों संवेग एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो उसका वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 न्यूटन में सेकेंड का इम्पल्स 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगाया था, तो वेग परिवर्तन कितना होगा? इम्पल्स आपने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, लेकिन इम्पल्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आगे चैप्टर में मिलेगा। जे बराबर होता है F डॉट डेल्टा टी, मतलब कोई बल पिंड पर कितने समय के लिए लगाया जा रहा है, और उसका जो बल होता है उसका जो गुणनफल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवेग बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन। ठीक, कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन, क्योंकि दोनों के मात्रकों में कोई अंतर नहीं होता है, तो आवेग बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन होता है। क्लियर? तो इसमें क्या दिया गया है? 20 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स हुआ है, जे की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 न्यूटन पर सेकेंड, या इसको डेल्टा पी भी ले सकते हो कि संवेग में परिवर्तन हुआ है। क्लियर हो गया? आपसे पूछा गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान लिया, वेग परिवर्तन कितना होगा? तो पी बराबर क्या होता है? एम क्या होता है? पी कितना दिया गया? 20 दिया गया है, एम की वैल्यू आपको 2 दी गई है, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? आवेग किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग किसका बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के। तो आवेग दिया गया था, जे बराबर कितना दिया था? 20 न्यूटन सेकेंड, और पी बराबर हमने पढ़ा है फार्मूला, ये भी तो पढ़ा है, इसे याद रखो ना। पी बराबर हमने क्या पढ़ा था? एफ नहीं पढ़ा था? पी बराबर एफ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? ठीक है, वहीं से है, पी बराबर एफ पढ़ा था हमने, तो वैसे ही ए बराबर हो गया। पी बराबर एम लगा देंगे हम यहाँ पे, पी बराबर एम के, पी की वैल्यू 20 हो गई, एम की वैल्यू और वी की वैल्यू। क्लियर? अभी आगे क्या दिया गया? ये टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा 200 जूल थी, और टक्कर के बाद 150 जूल रह जाती, तो टक्कर का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन प्रत्यास्थ, पूर्णता प्रत्यास्थ, आंशिक प्रत्यास्थ, सुपर प्रत्यास्थ। देखो सबसे पहले समझा देता हूं आपको। प्रत्यास्थ, पूर्णता प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, आंशिक अप्रत्यास्थ और सुपर अप्रत्यास्थ। चारों में फर्क क्या है? प्रत्यास्थ में क्या होता है? गतिज ऊर्जा सेम रहती है,
उसमें हानि होती ही नहीं है। पूर्णता प्रत्यास्थ में होता है अधिकतम, मैक्सिमम। जो गतिज ऊर्जा का जो हानि है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आंशिक में क्या होता है, कुछ होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, बहुत कम, मतलब कम होती है, ठीक है। हानि का भी बहुत कम, और सुपर में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो हो जाती है पूरी तरफ से, ठीक है। तो इसमें क्या है, 200 से क्या इतना हुआ है, 200 से 150 हुआ है, मतलब कम हुआ है। ऐसा तो नहीं कि 200 से 20 हो गया, 10 हो गया जाके, ऐसा तो नहीं है, अधिकतम तो हुआ नहीं है, थोड़ा कम हुआ। तो इसमें क्या होगा, आंशिक अप्रत्याश आएगा। क्या आ जाएगा, आंशिक अप्रत्याश। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 8 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड स्थिर है, पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के बाद संयुक्त वेग क्या होगा, ठीक है। संयुक्त वेग क्या होगा, अब देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली कर दे। देखो 8 गुणते 4, 8 चौक 32। दूसरे का वेग क्या है, वो स्थिर है तो जीरो हो जाएगा। दोनों का द्रव्यमान मिलाएंगे तो पहले वाले कितना है, 4 है, और दूसरा कितना है, नहीं सॉरी, पहले वाले का 8 है, दूसरा एक 2 है, तो मिला कितना हो गया 10, और वेग निकालना है। तो ये कितना आ गया, 8 चौक 32 बटे 10, यानी 3.2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है। बता चुके ना इतने क्वेश्चन ऐसे। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली 300 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक में धंसती है, संयुक्त वेग क्या होगा। अब 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के उसमें धस रही है, ठीक है, यानी कि वो स्थिर होगा। सिंपल सा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.1 द्रव्यमान की गोली है, गुड़ते गुड़ते 300 की गति से आ रही है, और 5 किलोग्राम का जो पिंड था वो स्थिर था, तो हो गया जीरो। अब उसके समय संरक्षण के नियम से लगाएंगे। अब आगे क्या है, दोनों धंसने के बाद में दोनों साथ में गति करेंगे, यानी द्रव्यमान कितना हो गया जाएगा, 5.1। 5 प्लस 0.1 जोड़ देंगे, और उसका वेग पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। व्यूरा कितना आ गया 30, ये तो जीरो ही हो जाएगा, बटे 5.1, लगभग लोग हो जाएगा तो 6 मीटर पर सेकेंड ही आ गया। 5 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग हम 6 के आसपास ले लेंगे। क्लियर हो गया, ये भी आंसर आ गया। 46 नंबर क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर पर सेकंड की गति से 6 किलोग्राम के स्थिर पिंड पर प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो भारी पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। भारी पिंड का अंतिम वेग क्या होगा, कोई बात नहीं है। अब इसमें देखो भारी पिंड कौन सा है, कहाँ आ गया भाई आंसर, क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड वेट करना। क्वेश्चन आपको कहाँ है, ये भारी पिंड कौन सा है, 6 वाला, 4 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम है, कि दूसरे का पूछा गया है। दूसरे का क्या है, भारी वाले पिंड का अंतिम वेग पूछा गया है क्या, यानी कि आपसे पूछा गया कि V2 की वैल्यू, ठीक है। किसकी पूछी गई आपको, आपसे वैल्यू V2 की वैल्यू पूछी गई। क्लियर, V2 बराबर क्या होता है फार्मूला, M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस का 2M1 बटे M1 प्लस M2 इंटू U1, यही होता है कि नहीं होता फार्मूला, ठीक है। अब देखो U2 मतलब पहले वाला, दूसरा वाला जो 6 किलोग्राम वाला पिंड था वो स्थिर था, 6 किलोग्राम वाला जो पिंड है वो स्थिर है, यानी कि U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये तो जीरो ही हो गया। अब ये आपको निकालना है, M1 की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8, और नीचे 6 और 4 10 हो जाएगा, 8 बटे 10, तो 8 बटे 10। अब गुणते U1 की वैल्यू क्या थी, पहले का वेग कितना था, आपको 10 दिया गया था, 10 से 10 खत्म हो गया, 8 मीटर पर सेकंड आ गया, आपका आंसर आ गया। है सिंपल सा कि नहीं, बस फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का केवल। हमें पता है दूसरा वाला 6 किलोग्राम वाला पिंड जो है वो स्थिर है, तो U2 बराबर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। हमने देखा इसमें आगे कि 2M1, M1 की वैल्यू 4 दी गई थी, क्योंकि 4 किलोग्राम का पिंड है पहला, 4 दूनी 8 हो गया। नीचे क्या है, 4 और 6 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों द्रव्यमान है, 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। और U1 की वैल्यू कितने दी गई थी, U1 मतलब पहले वाले का वेग, 4 किलोग्राम वाले का वेग कितना था, 6 था, 6 लिख दिया, 6 सॉरी 10 था, 10 लिख दिया, 10 से 10 कट गया, 8 बच गया। क्लियर, आंसर आ गया। क्वेश्चन सिंपल से है और समझने के दे रहे अपने को। 48 नंबर कह रहा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर पर सेकंड से 0.1 सेकंड में -10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इम्पल्स कितना होगा वह। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, m बराबर दिया गया आपको 1 किलोग्राम का पिंड, ठीक है। इसके बाद में टाइम दिया गया आपको, t बराबर कितना है 0.1 सेकंड में। वेग मान लो U1 था पहले 10 मीटर पर सेकंड,
और आपका v1 हो जाता है -10 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा, इम्पल्स पूछा, जे की वैल्यू इसलिए पूछा गया, जे बराबर कितना होगा। इम्पल्स क्या होता है, हमने पढ़ाया था, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो पहले संवेग निकाल ले, P1 कितना था, P1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 u1। m1 की वैल्यू 1 है और u1 की वैल्यू 10, यानी कि आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। P2 बराबर कितना आता है, m2 u2। द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा है, आपका वेग बदल रहा है, केवल -10 हो गया, तो -10 सॉरी ये न्यूटन पर सेकेंड होगा, या किलोग्राम लिख दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका -10 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इम्पल्स क्या होगा, तो जे बराबर क्या होता है, डेल्टा पी, यानी संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, P1 माइनस P2 लिख देंगे। P1 की वैल्यू 10 थी, माइनस P2 वैल्यू -10 है, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इन दोनों की मात्रक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमसे क्या कहा गया था उसमें कि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, 0.1 सेकेंड में 10 से 10 -10 हो जाता है उसका वेग, 10 से -10 हो जाता है, तो संवेग में परिवर्तन होगा। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स या आवेग। इम्पल्स इसमें अंग्रेजी में लिखा है या आवेग, पेपर में क्या लिखा है, आवेग। आवेग किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के। संवेग परिवर्तन क्या हुआ, P1 से P2 हो गया। पहले का संवेग निकाला 10 आया, दूसरे का संवेग निकाला आपका -10 आया, तो दोनों को हमने घटा दिया कि अंतर कितना हुआ, 10 माइनस, तो ये -10 था, तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अंतर तो ऐसे निकालते हैं ना कि पहले कितना था, बाद में कितना था, दोनों को घटा दो, तो वही किया, पहले और बाद को घटा दिया है। संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना कि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो संवेग परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, वो आवेग के बराबर होता है। या आपसे पूछ सकता है जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F.T होता है ना, कितने समय, जितने समय के लिए बल लगा है और बल का परिमाण, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आपसे पूछ सकता है P बराबर F.T, क्या ये सही है, तो हाँ सही है, क्योंकि जे की जगह आप P भी लिख सकते हो, डेल्टा P संवेग परिवर्तन लिख सकते हो। तो जे बराबर क्या होता है, F.T हो, F.T के बराबर हो जाएगा, तो ये भी सही है। क्लियर। आगे कह दिया 49 नंबर, यदि किसी पिंड का संवेग 15 मीटर पर सेकंड से 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाए, तो यह परिवर्तन 0.5 सेकंड में होता है, तो औसत बल क्या होगा। देखो आया क्वेश्चन। अब क्या दिया गया है, पहले संवेग कितना था, 15 किलोग्राम मीटर सेकंड था, फिर कितना हो गया, 5 किलोग्राम मीटर सेकंड हो गया, ठीक। कितने समय में, टी बराबर दिया गया आपको 0.5 सेकेंड। आपसे एफ पूछा गया, सेम ये लगा देंगे कि नहीं भैया, अब ये बताया कि नहीं बताया, पी बराबर कितना लगा देंगे हम, F.T के। पी क्या है, संवेग परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 15 माइनस 5, इतना ही तो होता है, पहले वाले से दूसरा घटा देंगे, पता चल जाएगा संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, बराबर एफ के, और कितना समय लिया परिवर्तन लेने में, 0.5। तो ये 10 बचा, समलो बटा 0 बढ़ा, इधर इतना आ जाएगा 100/5, तो 20, एफ बराबर कितना आ गया, 20 न्यूटन के। क्लियर हो गया। हमें दिया गया था, पहला संवेग दिया गया था 15, दूसरा संवेग दिया था 5 दोबारा वाले में, और कितने समय में बदला है, 0.5 सेकंड में। हमें पता है डेल्टा पी बराबर कितना होता है, F.T के होता है, क्योंकि जे बराबर F.T होता है, मतलब इम्पल्स आवेग बराबर कितना होता है, बल गुणे समय, और जो आवेग होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के। तो हम लगा देंगे डेल्टा पी बराबर F.T के। डेल्टा पी मतलब परिवर्तन, 15 से 5, 15 माइनस 5 हो गया, F.T की वैल्यू रख दी, हल कर लिया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे लिखा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड और दूसरा 1 किलोग्राम का पिंड -5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। प्रत्यास्थ टक्कर के बाद क्या होगा, प्रत्यास्थ टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों रुक जाएंगे, 5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, -5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, वेगों का आदान प्रदान होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो ऐसे आया, देखो m1 बराबर कितना दिया गया, 1 किलोग्राम, m2 बराबर भी आपको कितना दिया है, 1 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, u1 की वैल्यू दी गई है आपको 5 किलोग्राम, u2 की दी गई है माइनस का, सॉरी 5, क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 मीटर पर सेकंड, और u2 वैल्यू माइनस का 5 पर सेकंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप ध्यान से देखोगे।
अब इसका जो अंतिम वेग होगा और इसका जो अंतिम वेग होगा, ठीक है। हमने क्या बताया था, प्रत्यास्थ टक्कर है। ये क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर। हमने बताया जब प्रत्यास्थ टक्कर हो और दोनों के द्रव्यमान समान हो तो उनके वेगों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो उसका प्रारंभिक होता है दूसरे का अंतिम हो जाता है, और जो दूसरे का प्रारंभिक होता है वो पहले का अंतिम हो जाता है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, वेगों का आदान प्रदान होगा। इसमें अगर कुछ नहीं, आपसे सीधे ये पूछ देता कि भाई पहले वाले का अंतिम वेग क्या होगा, तो v1 कितना हो जाता, -5 हो जाता, -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इसका वेग ले लेता है। और ये अगर आपसे पूछ लेता दूसरे वाले का अंतिम वेग क्या होगा, तो पहले का वेग ले लेता 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इनमें क्या है, वेगों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अगर प्रत्यास्थ टक्कर हो और दोनों के द्रव्यमान समान हो तो दोनों के वेग आपस में बदल जाते हैं। यही होता है केवल। आगे 51 नंबर क्या कह रहा है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 6 मीटर पर सेकंड से और 3 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड -2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद संयुक्त वेग क्या होगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर मतलब जुड़ जाएंगे, तो पहले का समवेग तो 3 गुणित 6 प्लस दूसरे का समवेग 3 - 2। अब क्या है, दोनों जुड़ गए हैं तो उनका जो द्रव्यमान कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और वेग आपसे पूछा है 18 - 3 दूना 6, 6 से भी 12 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। 18 - 3 दूना 6, तो 12 बचेगा। इधर आपका द्रव्यमान कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, यदि पुनर्स्थापन ई की वैल्यू दी गई है आपको, ई की वैल्यू दी गई है आपको 0.5, सन्निकट वेग आपको 10 दिया गया है, पृथक्करण वाला ऊपर रहता है, पृथक्करण पूछा गया तो पृथक्करण वेग कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये भी सिंपल था। क्लियर। ई बराबर क्या उतना होता है, पृथक्करण बटे सन्निकट, सन्निकट का वेग 10 दिया गया था, गुणा करा दिया, हल कर दिया। आगे क्या दिया गया है, ई बराबर दिया गया आपको 0.5, इसके बाद में सन्निकट वेग आपको दे दिए गए 8, पृथक्करण वाला पूछा है, गुणा करा दोगे 4 मीटर पर सेकंड, ये भी आ जाएगा। ई बराबर फार्मूला होता है पृथक्करण बटे सन्निकट, सन्निकट का दिया गया 8, बस गुणा करा दो, सिंपल सा। आगे क्या दिया गया 54 नंबर, m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से गतिशील है तथा 2m द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराकर उससे चिपक जाता है, तो तंत्र का वेग क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कुल मिला के देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं बताया उसने क्या बता दिया कि चिपक जाते हैं आपस में, क्या है, चिपक जा रहा है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर का नाम नहीं लिया। लेकिन क्या चिपक जा रहा है तो हमें समझना है वही है। तो संवेग m1 v1 प्लस, अब क्या है, दूसरे का द्रव्यमान कितना है, 2m है, सॉरी m है 2m, और दूसरा क्या है, स्थिर है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 2m वाला जो द्रव्यमान है वो स्थिर है, 0 हो गया। अब दोनों का द्रव्यमान चिपक गए हैं तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2m + m कितना हो जाएगा, 3m हो गया। और इसका वेग आपसे पूछा है। क्लियर हो गया। इसका वेग कितना दिया गया, v दिया गया था। क्लियर। तो m से m खत्म हो गया, इसको v2 लिख देते हैं। m से m खत्म हो गया तो v2 कितना आ जाएगा, v/3 आ जाएगा, v/3 आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर हो गया। m द्रव्यमान दिया गया था, m गुणित v कर दिया, v वेग दिया गया था, और 2m का द्रव्यमान था वो क्या था, स्थिर था, तो 0 ले लिया उसका। अब दोनों क्या चिपक गए तो द्रव्यमान कितना हो गया, m + 2m = 3m हो गया, और उसका वेग क्या है, v2 निकालना है, v2 निकाल लिया। क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, यह समान द्रव्यमान के विरामावस्था के पिंड स्थिर कण से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग क्या होगा। वाह क्या बात है। m द्रव्यमान का पिंड है, दो दिए गए, एक v वेग से चल रहा है, एक क्या है, स्थिर है। दोनों ने क्या किया, प्रत्यास्थ टक्कर किया। वर्ड पे ध्यान देना, क्या, प्रत्यास्थ टक्कर किया। उसने पूछा पहले वाले का वेग क्या होगा, तो हमने क्या बताया था भैया, वेग बदल जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा v। यही बताया था ना, इसका जो प्रारंभिक होता है इसका अंतिम, इसका प्रारंभिक इसका अंतिम। तो अब पूछा क्या है, पहले वाले का वेग, पहले वाले क्या हो जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। अगर आपसे पूछा दूसरे वाले का वेग क्या होगा, दूसरा वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें आएगा 0। 56 नंबर पूछ रहा है आपसे, v चाल से पूर्व की ओर चलता हुआ द्रव्यमान m द्रव्यमान एक कण समान द्रव्यमान तथा समान चाल
V से उत्तर की ओर चलते हुए दूसरे कण से टकराता है। ठीक है, टकराता है और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इस पर 2m द्रव्यमान के नए कण की चाल क्या होगी? देखो, एक जो v चाल से पूर्व की ओर जा रहा था, ये द्रव्यमान क्या है? पूर्व की ओर जा रहा था। कितने चाल से? m द्रव्यमान का पिंड है, v चाल से जा रहा था। लेकिन एक नीचे से कोई उत्तर की ओर आ रहा था पिंड, जो भी m द्रव्यमान का था और v वेग से था। दोनों लड़े आपस में। दोनों क्या है? आपस में लड़े। लड़ने के बाद में क्या है? एक दूसरे में चिपक गए, तो उनका द्रव्यमान कितना हो गया? 2m हो गया। क्लियर? 2m हो गया। तो नए कण की चाल पूछी गई है। नए कण की चाल पूछी गई है। इसका वेग मान लिया हमने v था। यहाँ पे समझ में आएगा ना आपको कि एक पिंड इधर से आ रहा है, एक पिंड इधर से आ रहा है। अब लड़ने के बाद में दोनों साथ में हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पे x अक्ष नहीं हो गया, यहाँ पे i हो गया, यहाँ पे j हो गया, तो ये y अक्ष में जा रहा है। ऐसे अगर मैं बना देता हूँ, ये x अक्ष, ये y अक्ष। क्लियर? तो हम पहले का संवेग निकालें, P1 बराबर कितना हो जाएगा? mv होता है m, m1 m हो गया, क्योंकि m ही दिया था, v i कैप आ जाएगा, क्योंकि x अक्ष पे गति कर रहा है। ठीक है, दूसरे अगर संवेग निकाले कितना हो जाएगा? m v j कैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे गति कर रहा था। क्लियर है? अब हमें क्या पता है कि हमें संवेग संचरण का नियम लगाएंगे। क्या होता है? इधर साफ कर लेते हैं। अभी हमने संवेग संचरण का नियम लगाया। संवेग संचरण नियम क्या कहता है? P1 प्लस P2 बराबर P बड़ा, पहले mv i कैप प्लस mv j कैप, क्लियर, बराबर 2m v। 2m v कैसे हो गया? क्योंकि ये क्या है? आपस में जुड़ गए तो दोनों का द्रव्यमान m प्लस m कितना हो गया? 2m हो गया, और v आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ? अभी m कॉमन लेंगे तो सबसे कट जाएगा, लेकिन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? v बाई 2 i प्लस v बाई 2 j कैप बराबर v किया जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमें ऐसे वैल्यू दी जाती है, अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो v बराबर क्या निकालते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना, ए आई प्लस बी जे अगर लिखा हो तो वैल्यू निकालने के लिए जो परिणामी होता है, परिणामी क्या होता है? बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्लियर? तो यहाँ कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपान 4 प्लस वी स्क्वायर अपान 4। एलसीएम लेके काटेंगे तो बचेगा अंदर वी स्क्वायर अपान 2। तो वी बराबर वी बटे रूट 2, ये कैपिटल वी। क्लियर आ गया? तो आंसर क्या आ गया? जब दोनों लड़ जाएंगे, लड़ने के बाद में इन दोनों का वेग क्या होगा? वी अपान रूट 2 होगा। कैसे निकाला? हमने पहले इसका संवेग देखा, दिशा दी गई थी इसलिए केवल आई और जे आ गया, दिशा नहीं दी गई होती तो सीधे आ जाता। हमने देखा एमवी पी बराबर कितना होता है? एमवी क्या होता है? लेकिन ये पूर्व की ये जा रहा है, पूर्व की ओर क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, तो आई कैप आ गया। ये उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि ये क्या हो गया? वाई अक्ष में है, तो जे कैप आ गया। दोनों संवेग जोड़े बराबर इसके कर दिया। दो लड़ने के बाद में जब दोनों चिपक जाते हैं, उसके संवेग के चिपक गए तो उनका द्रव्यमान कितना हो गया? 2m हो गया, 2m v हो गया। तो v बराबर कितना आ गया? v बाई 2 आई कैप प्लस v बाई 2 जे कैप। हमने परिणाम ही निकाल लिया, v बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया। क्लियर? साफ कर देते हैं थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले स्थिर पिंड से टकराता है। टकराने के बाद हल्का पिंड स्थिर हो जाता है। इस निकाय की गतिज ऊर्जा में ह्रास क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। पहला m1 बराबर लिया गया 4 किलोग्राम और v1 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से। नहीं 4 किलोग्राम से 1 किलोग्राम का पिंड है और 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। इसके बाद में m2 बराबर दिया गया 2 किलोग्राम का पिंड है। इसका जो वेग दिया गया है u1, u2 बराबर दिया गया आपको स्थिर है, यानी कि 0 है। क्लियर हो गया?
अब क्या है, टक्कर के बाद में हल्का पिंड स्थिर हो जाता है, मतलब क्या है, हल्का पिंड कौन सा, ये वाला, यानी कि इसका V1 क्या है, 0 है, ये स्थिर हो जा रहा है, ठीक है। और V2 में पता नहीं है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम V2 निकाल लें, क्लियर। तो क्या लगाएंगे, संवेग संचरण का नियम। संवेग संचरण क्या कहता है, पहले का संवेग प्लस दूसरे का संवेग, और लड़ने के बाद में पहले का संवेग और दूसरे का संवेग। प्रारंभिक में U लेते हैं और अंतिम में V लेते हैं, पता ही है। M की वैल्यू आ गई 1, पहले कितने था, 4 था। इसकी वैल्यू आ गई 2, U2 की वैल्यू कितने थी, 0 थी, क्योंकि ये स्थिर था। अब क्या है, लड़ने के बाद में पहला वाला स्थिर हो जा रहा है, तो ये 0 हो गया, और इसका भी हमें निकालना है 2 किलोग्राम वाले का V2, 4/2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो V2, तो V2 और आपका कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी। गतिज ऊर्जा में ह्रास हुआ है, तो कितना ह्रास हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों की गतिज ऊर्जाएं निकालेंगे अलग अलग। पहले गतिज ऊर्जा K1, पहले गतिज ऊर्जा क्या थी, दोनों की गतिज ऊर्जा जोड़ देंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, क्लियर। लेकिन इसका जो u2 था, मतलब दूसरे का जो प्रारंभिक वेग था, क्या था, 0 था, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। मतलब हाफ m की वैल्यू आ गई आपका 1 m1 की, और u2 a1 की वैल्यू कितनी है, 4, 4 चौको 16, 2 का भाग देंगे तो 8 जूल। K1 बड़ा कितना आ गया, 8 जूल का आ गया। अब क्या, K2 निकालेंगे, मतलब लड़ने के बाद जो संवेग है, गतिज ऊर्जा, वो कितनी हुई है। अब लड़ने के बाद कितना होता है फार्मूला, पहले का m1v1 स्क्वायर, दूसरे का m2 v2 स्क्वायर। पर हमने ध्यान से देखा कि पहले वाले का जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया था, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, ये m2 की वैल्यू कितनी है, 2, v2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया, 4 जूल के। तो गतिज ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, डेल्टा के बराबर कितना हुआ, 8 माइनस 4 जूल, यानी कि 4 जूल की ह्रास हुई है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं था। स्पीड से लगाओगे तो ये भी 30 सेकंड का क्वेश्चन ही है। क्या था इसमें, हमें पहले दिया गया था पहला द्रव्यमान m1 जो 4 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा था, और दूसरा पिंड क्या था, 2 किलोग्राम का पिंड था जो स्थिर था, U2 और 0 था, ठीक है। तो हमें पहले पता करना था कि दूसरे में लड़ने के बाद में वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि जो पहला वाला पिंड है वो तो स्थिर हो जाता है लड़ने के बाद में, तो V1 वाला कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन V2 हमें पता नहीं था, इसलिए हमने क्या लगाया, संवेग संचरण का नियम, वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू निकाली हमने 2। अब हमें चाहिए था गतिज ऊर्जा में हानि, तो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, दूसरे दोबारा गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। पहले दोनों की गतिज ऊर्जा का योग जितना था वो निकाला, दोबारा दोनों के गतिज ऊर्जा को जितना योग था वो निकाला, और बाद में घटा दिया। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। 2 निकाय थे, एक बार और समझा रहा हूँ। एक ही पिंड था जो गति करके आ रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, ये क्या था, ये 1 किलोग्राम का था, ये 2 किलोग्राम का। ये क्या था, स्थिर था, यानी 0 मीटर पर सेकंड, ये स्थिर था। दोनों लड़े, मान लो इसमें ऊर्जा कितनी थी, 8 जूल, हमने निकाल लिया, ठीक। अब क्या, लड़ने के बाद में ये वाला स्थिर हो गया, 0 हो गया, और इसकी वेग कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब कितनी ऊर्जा होगी, 4 जूल होगी। तो टोटल जो अंतर हुआ कितना हुआ दोनों का गतिज ऊर्जा में, केवल कितना आ गया, 4 जूल के। गतिज ऊर्जा में अंतर कितना आया, 4 जूल। क्लियर हो गया। आगे क्या दिया गया है, यदि समान द्रव्यमान के प्रत्यास्थ गोले A तथा B का वेग क्रमशः V1 तथा V2 है, तो सीधी टक्कर के पश्चात उनके वेगों में वेग हो जाएंगे। देखो समान द्रव्यमान है, A और B समान द्रव्यमान के, पहले V1 था अब V2 है, V1 V2 था। अब क्या है, टक्कर करते हैं, कौन सी, प्रत्यास्थ टक्कर। तो हमने क्या बताया था, उल्टा हो जाता है वेग, बस ये V2 ये V1, इसका अगर कोई अंतिम वेग पूछे कितना हो जाएगा, A का V2 हो जाएगा और B का कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा V2 तथा V1। 59 नंबर दिया है, रबड़ की 2 ठोस गेंदें हैं तथा B जिनके द्रव्यमान के अनुसार 200 ग्राम तथा 400 ग्राम है, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। A का वेग 0.3 मीटर पर सेकंड है तथा संघट्ट के पश्चात दोनों गेंदें विरामावस्था में आ जाती है, तो B का वेग कितना होगा। कुल मिलाकर संघट्ट के बाद दोनों विरामावस्था में आ जा रही है, यानी कि P1
प्लस P2 बराबर क्या होता है 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि जब दोनों स्थिर अवस्था में आ गई यानी दोनों का अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया, तो संवेग होगा ही नहीं, क्योंकि संवेग में वेग होता है भाई P बराबर mv होता है। v अगर 0 हो गया दोनों का तो उधर तो वेग बचा ही नहीं ना, तो P1 प्लस P2 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। तो हम लगा दें m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर 0 के। पहले का जो द्रव्यमान था ए का कितना था 200 ग्राम में दिया गया, तो किलोग्राम में बदल लेंगे, 1000 का भाग गुणते u1 की वैल्यू कितनी थी 0.3 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 400 ग्राम, इसको भी 1 किलोग्राम बदल लिया, और u2 की वैल्यू आपसे पूछा है, लेकिन एक सदिश में दिया गया विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो इसमें माइनस लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, बराबर 0 के। तो 5 क्लियर, 200 पंचे 1000 होता है, ठीक है। इधर से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 से कट गया, तो 2/5 माइनस का 2/5 u2 बराबर, अब इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.3/5 हो जाएगा। क्लियर, दशमलव हटा, एक जीरो बढ़ा, 5 से घटा 5 10 हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, u2 रहा कितना आ गया 3/20, 3/20 यानी कि 0.15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, 0.15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बस ये बोला था कि भाई टक्कर हुई, टक्कर के बाद में ये क्या हुआ, दोनों का जो गति है वो विरामावस्था में आ गई, यानी दोनों का वेग क्या हो गया 0 हो गया। दोनों का वेग 0 हो गया तो क्या कोई संवेग होगा, लड़ने के बाद में कोई संवेग होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेग ही नहीं है। P बराबर mv होता है, मतलब v है ही नहीं, दोनों शून्य हो गए, इसमें 0 करेंगे, P1 प्लस P2 बराबर क्या हो गया 0 के। हमने m का द्रव्यमान रख दिया, m1 रख दिया, m2 रख दिया, u1 की वैल्यू दी गई थी आपको 0.3, इसलिए 0.3 लिख दिया। अब क्या विरामावस्था में, सॉरी विपरीत अवस्था में थे, एक दूसरे से विपरीत थे, इसलिए माइनस का u2 में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत थे। माइनस का करने के बाद सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर, 0.15।